हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना चैनल NLPS पंडरिया में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची द्वारा ये जो अक्टूबर माह सत्र का जो दिया गया क्वेश्चन, आपको एक एक करके मैं सभी क्वेश्चनों का उत्तर सहित बनाऊंगा। इसमें गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारा विषय दिया हुआ है। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, आप सब ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं दे दूंगा। हिंदी सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए एक अनुच्छेद दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए पहला नंबर देखते हैं। आप अनुच्छेद को खुद पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार लोगों को अब क्या द्रवीभूत नहीं कर पाता। पहला ऑप्शन देखिए, भाई भाई का चूल्हा अलग करना। दूसरा ऑप्शन है बहू द्वारा घर वालों को बासी रोटी परोसना। तीसरा ऑप्शन है किसी का यक्ष्मा रोग से ग्रसित होना। और चौथा ऑप्शन है अमरूद के पेड़ को अशुभ बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, किसी का यक्ष्मा रोग से ग्रसित होना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। गद्यांश के अनुसार किसने किसका जीवन मुहाल कर दिया था। पहला ऑप्शन देखिए, संपादक ने लेखक को। दूसरा ऑप्शन है भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को। तीसरा ऑप्शन देखिए, लेखक ने संपादक को। और चौथा ऑप्शन है माता पिता ने लेखक के बड़े भाई और भाभी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है जिस पर विश्वास किया जा सके। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वास पात्र कहा जाता है। उसी प्रकार देखिए, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, तो जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे निरुत्साहित कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वालों को हम लोग मार्गदर्शक कहते हैं। उसी प्रकार जिसके चित्त में दृढ़ता हो तो उसे दृढ़चित्त कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कविता से कुछ पंक्ति लिया हुआ है, तो इसका हम लोगों को अर्थ स्पष्ट करना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समाज की विवेकशीलता पर आश्चर्य व्यक्त किया है। कवि कहता है कि जब कानून की किताब में, चिकित्सा शास्त्र में डायन का उल्लेख तक नहीं है, तब हम क्यों अंधविश्वास में जी रहे हैं। हमें अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है और उस बूढ़ी को सम्मान देना है, तभी हमारा समाज विवेकशील, आधुनिक और सभ्य कहला सकेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। तो इसका आंसर लिखना है पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखिए, पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागते हुए कभी हथियार न उठाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हिंदी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट इंग्लिश। तो देखिए इंग्लिश में पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री। तो पद्मश्री सबसे मतलब कम उम्र में किसको मिला था बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को 20 वर्ष में मिला था। ऑप्शन बी देखिए दीपा कर्माकर, तो इनको मिला था 24 वर्ष की उम्र में। फिर देखिए नेक्स्ट साक्षी मलिक। साक्षी मलिक को 25 वर्ष की उम्र में मिला था। और देखिए दीपा मलिक को 47 वर्ष की उम्र में मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पीवी सिंधु को मतलब कम उम्र में पद्मश्री मिला था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में सबसे पहला किसको मेडल मिला था वुमेन में। ओके, वुमेन में मतलब फीमेल में किसको सबसे पहले मेडल मिला था। पहला ऑप्शन देखिए गीता फोगट। दूसरा ऑप्शन साक्षी मलिक। तीसरा ऑप्शन है विनेश फोगाट। और चौथा ऑप्शन है विद्या ककरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दूसरा, साक्षी मलिक को सबसे पहले ओलंपिक में मेडल मिला था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट
3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के साथ खालिस्तान को भरना है। पहला देखिए ए नंबर, यू खालिस्तान, फिर देखिए नॉट वेयर अ डर्टी क्लोथ, तो यहाँ पर आपको शुड भरना है। यू शुड नॉट वेयर डर्टी क्लोथ, आपको गंदा कपड़े नहीं पहनना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर, ब्लैंक यू लैंड मी योर पेंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा वुड। ओके, वुड यू लैंड मी योर पेंसिल, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पेंसिल मांग रहे हैं, तो यहाँ पर वुड लगेगा, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, राइट वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड, तो यहाँ पर जैसे हम लोग हिंदी में अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखे, तो यहाँ पर भी मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक सिंगल वर्ड लिखना है। तो देखिए ए नंबर, इंस्टेंस डिजायर और इंथुसियाज्म, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर वन वर्ड, एगरनेस। फिर देखिए नेक्स्ट, स्टेट ऑफ फॉलोइंग कंप्लीटली फॉरगॉटन, इसका हो जाएगा वन वर्ड हो जाएगा ओब्लिवियन, तो इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए 5 नंबर, राइट फॉर अचीवमेंट्स ऑफ मैरी कॉम, मैरी कॉम का फॉर अचीवमेंट्स लिखना है। तो देखिए पहला एशियन वुमेन्स चैंपियंस, दूसरा है वुमेन्स वर्ल्ड कप, तीसरा है AIBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियंस, फिर देखिए तीसरा है वेनस वुमेन्स बॉक्स कप। तो ये हमारा 4 अचीवमेंट है। इसके अलावा भी और बहुत सारा है, लेकिन इसमें बस 4 ही लिखना है, तो हम लोग बस यहाँ पर 4 मेंशन किए हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा इंग्लिश का भी सब्जेक्ट का जितना क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। मैथ में देखिए पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को 5 से गुना किया जाता है तो उसका घन कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 25 गुना, दूसरा ऑप्शन है 5 गुना, तीसरा ऑप्शन है 50 गुना, चौथा ऑप्शन है 125 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 125 गुना, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, 10 - 3 गुना 10 - 4 का मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 10 - 12, दूसरा ऑप्शन है 1012, तीसरा ऑप्शन है 10 - 7 और चौथा ऑप्शन है 107। तो देखिए अगर हम लोग 10 - 3 × 10 - 4 इसको सोल्व करते हैं तो हमारा -24 इसका आंसर आता है, -24। और यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी -24 नहीं है, तो शायद कुछ और इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा या कुछ पता नहीं, पर ऑप्शन इसमें आई थिंक गलत है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। वैसे भी 1 नंबर ही कटेगा। अगर बाद में मुझे इसका आंसर मिल गया तो मैं कम्युनिटी में टैग कर दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर बाद में मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा, लेकिन आई थिंक इसका जो ऑप्शन है वह गलत ऑप्शन है, इसको आप छोड़ दीजिएगा या फिर आप अपने अनुसार किसी एक को भी यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, 105 किलोमीटर को मीटर में बदलकर उसे मानक रूप में लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का आंसर 105 किलोमीटर है, उसको मीटर में बदलकर हम लोगों को मानक रूप में लिखना है। तो हम लोग 105 में 1000 से गुना कर देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 1,05,000 मीटर हो जाएगा। और उसको हम लोग मानक रूप में लिखेंगे तो 1.05 गुना 10⁵5 मीटर होगा। तो यही हमारा आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट 216 का मान ज्ञात कीजिए। तो घन निकालना है हम लोगों को यहाँ पर 216 का। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 नंबर का सॉल्यूशन, यहाँ पर क्यूब रूट 216 का हम लोगों को क्यूब निकालना है, तो इस तरीके से निकालेंगे। देखिए 6 गुना 6, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा। और यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, तो 3 का ग्रुप बनाकर 1 निकालना है, तो यहाँ पर 6 बाहर आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 6, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है 9 to the power n डिवाइडेड बाय 9 to the power -2। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 9 का घात n बटे 9 का घात -2 बराबर 9 का घात 11 है। तो n का मान ज्ञात करना है हम लोगों को यहाँ पर। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए 5 नंबर का आंसर 9 का घात n बटे 9 का घात -2 बराबर 9 का घात 11। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 9 का घात n को इधर ही छोड़ देंगे, और यहाँ पर देखिए 9 का घात -2 जो है वो भागा में है, तो उसका हम लोग बराबर का दूसरी साइड लेंगे तो गुना में हो जाएगा। यहाँ पर गुना में लिख दिए हैं हम लोग, गुना में लिख दिए हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, 9 का घात n बराबर, यहाँ पर देखिए दोनों का आधार सेम है और बीच में गुना है, तो दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। ओके, इसको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल 9 हो जाएगा। 11 में 2 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर दोनों का आधार 9 9 है
और घात यहाँ पर n है, यहाँ पर 9 है, तो इस तरीके से n बराबर 9 हो जाएगा। तो n बराबर 9, यही हमारा आंसर आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए मैथ का कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग साइंस विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, झारखंड जैसे कई और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पहाड़ों के ऊपर घुमावदार सड़कों पर जब गाड़ियां नीचे की ओर जाती है तो वाहन को नियंत्रित करने तथा दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, टायरों के तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण को बढ़ाया जाता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ढलान मोड़ पर खांचेदार सड़क बनाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है, ढलान मोड़ पर चिकने सड़क बनाए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है, विकल्प ए तथा बी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकल्प ए और बी दोनों सही है। ओके, टायरों में भी खांचेदार मतलब तलियां बनाई जाती है ताकि घर्षण हो सके अधिक से अधिक। और यहाँ पर देखिए ढलान पर खांचेदार सड़क बनाए जाते हैं ताकि घर्षण को बढ़ाया जा सके। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर, तीसरा 15 सेंटीमीटर और चौथा 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, क्या ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? ध्वनि किस माध्यम से संचरित नहीं होती है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हाँ, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकती है। अब देखिए नीचे, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। तो ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर के क्वेश्चन देखिए, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है, कारण बताएं। तो देखिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, घर्षण को कम करने के लिए कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। 4 नंबर का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तरल एवं द्रव में गति करने वाले वस्तुओं और वाहनों की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, उदाहरण सहित वर्णन करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए इसका उत्तर आप इसको लिखिएगा, तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशेष आकृतियां दी जाती है। ये आकृतियां हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो उस पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है, जिससे उसकी ऊर्जा क्षय होती है। उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो, इसके लिए उन्हें विशेष आकृतियां दी जाती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। साइंस का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सोशल साइंस की ओर। सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन देखिए, दिए गए संसार के मानचित्र को ध्यान से देखें, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाने वाले खनिज को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा कोयला, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा तांबा। और यहाँ पर देखिए जो आकृति उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए आकृति बना हुआ है, कुछ लोहा के लिए इस तरीके से, तांबा के लिए स्टार जैसा कुछ दिख रहा है और बॉक्साइड के लिए यहाँ पर कुछ वर्ग जैसा है। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है आपका, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जो तारा जैसा दिख रहा है बीच में तांबा, उसका साइन यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। ओके, ऑप्शन नंबर डी, तांबा इसका सही आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन से पहले यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया हुआ है। ओके, इस अनुच्छेद को आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय कपड़ों के स्थान पर ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों ने ले ली। इसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला ऑप्शन देखिए, भारतीय उद्योग को क्षति पहुंची, दूसरा भारतीय उद्योग का पतन हुआ, तीसरा उपरोक्त दोनों, यानी कि क्षति भी पहुंची और पतन भी हुआ। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं 3 नंबर, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है? पहला कथन देखिए, प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है। दूसरा कथन देखिए, संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। तीसरा कथन देखिए, पंथ निरपेक्ष
समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, कथन पहला सही है, दूसरा ऑप्शन पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा ऑप्शन कथन पहला और तीसरा सही है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, कथन पहला और दूसरा सही है। प्रस्तावना को संविधान का सार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। संविधान का 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। देखिए, पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, जब संविधान बना उसी वक्त जोड़ा गया है। तो यहाँ पर संशोधन में जोड़ा गया है लिखा हुआ है, इसलिए गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कृषि के 2 प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करें। तो कृषि का हम लोगों को 2 प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पर आंसर लिखते हैं। ओके, देखिए कृषि 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक कृषि और द्वितीयक कृषि। पहला देखिए, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है किनसे संबंधित है, उनके किन्हीं 2 योगदान को बताएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आप यहाँ से लिखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल यूनिटी डे कहते हैं, हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उनके 2 योगदान निम्नलिखित है। पहला देखिए, देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे। और दूसरा योगदान देखिए जो सबसे बड़ा योगदान है, सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति के धार्मिक, आर्थिक एवं तत्कालिक क्या कारण थे बताएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। आंसर इसका थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि देखिए 3 नंबर का है और आर्थिक और यहाँ पर धार्मिक और तत्कालिक के कारण को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर धार्मिक कारण। देखिए जब लोगों ने यह महसूस किया कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था की वजह से भारतीय समाज के धर्म चरम सीमा में आने की स्थिति में है, तो उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था की कटु आलोचना एवं विरोध करना शुरू कर दिया। ओके, ये धर्मों का आपको नहीं लिखना है, कर दिया तक ही लिखना है। अब देखिए आर्थिक कारण, 1857 की क्रांति होने के कारणों में आर्थिक कारण भी मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण करना और देश के परंपरागत ढांचे को बदलने का प्रयास किया, तो इससे भारतीय समाज में असंतोष और क्रोध उत्पन्न हुआ। तो ये हमारा है आर्थिक कारण, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं तत्कालिक कारण। देखिए तत्कालिक कारणों में चर्बी वाला कारतूस प्रमुख है, जो 1857 की क्रांति के होने का प्रमुख कारण था। चर्बी वाले कारतूस में ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो इस तरीके से यह हुआ हमारा तत्कालिक कारण, इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा एसएसटी का यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अब लोग बढ़ते हैं संस्कृत की ओर। संस्कृत देखिए यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर नीचे का आंसर देना है। तो गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, संसारस्य प्राचीनतमा भाषा कह, संसार का सबसे प्राचीन भाषा कौन है। तो पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा मराठी, चौथा तमिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, संस्कृत विश्व का सबसे प्राचीनतम भाषा है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 2 नंबर, भाषाया इति पदे क विभक्ति प्रयुक्त। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, भाषाया में कौन सी विभक्ति है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए द्वितीय विभक्ति, दूसरा ऑप्शन है तृतीय विभक्ति, तीसरा ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति और चौथा ऑप्शन है पंचमी विभक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचमी विभक्ति, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है।
3 नंबर का क्वेश्चन है अस्मात् अनुच्छेदात अव्यय पदम चित्वा लिखत। यहाँ पर जो अनुच्छेद दिया हुआ है इस अनुच्छेद में अव्यय पद को चुनकर लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, अस्मात् अनुच्छेदात अव्यय पदम अपि अस्ति। इस अनुच्छेद में जो अव्यय पद है वो अपि है, अपि मतलब भी होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है क भाषा भारतीयानाम अधिकांश भाषानाम जननी। तो कौन सी भाषा भारतीय भाषा की अधिकांश भाषा की जननी है, यानी कि भारत में जितनी भी भाषा बोली जाती है उस भाषा की जननी कौन सी भाषा है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका उत्तर देखिए, 4 नंबर का उत्तर संस्कृत भाषा भारतीयानाम अधिकांश भाषानाम जननी, यानी कि अभी आपका क्लास 8 का पूरा हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह के हर प्रकार की वीडियो आपके पास भेजता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए।